डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल। जी हाँ स्टूडेंट, आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं एसी हिंदी सेमेस्टर थर्ड का, जिनका भी एग्ज़ाम है 16 तारीख और 17 तारीख। उसके लिए स्पेशल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, जो आप लोगों को सिलेबस से पूछा गया है और सिलेबस से आने वाला क्वेश्चन को लेकर मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूँ। चलिए ज़्यादा ना करते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो पे आज की इस टॉपिक में कई सारे क्वेश्चन जो मैं लेकर आ चुका हूँ, जो 6-7 क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो 15 नंबर के मार्क के होने वाले हैं। 15 नंबर का एक क्वेश्चन अगर आप सही बनाते हो तो कितना नंबर मिलेगा आप लोगों को? 15 नंबर मिलेगा। तो आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ, सबसे ज़रूरी होता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सकें। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, जो पहला क्वेश्चन है, औपचारिक पत्र क्या है तथा अनौपचारिक पत्र क्या है? औपचारिक पत्र आप लोग समझते हो और अनौपचारिक पत्र समझते हो फ्रेंड? जो भी नहीं समझते हैं, ये वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखेंगे। ये छोटा सा क्वेश्चन है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। औपचारिक पत्र वह होता है जो किसी अधिकारी या व्यावसायिक उद्देश्य के लिए लिखे जाते हैं। आमतौर पर हम लोग अपने बोलचाल के भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि औपचारिक पत्र किसे बोलते हैं? जो ऑफिशियल ऑफिस के लिए हो। क्या इस चीज़ के लिए हो? ऑफिस के लिए हो, वो क्या हो जाएगा? औपचारिक पत्र। ठीक है। जबकि अनौपचारिक पत्र व्यक्तिगत या अनौपचारिक उद्देश्यों के लिए लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र एक विशिष्ट प्रारूप का पालन करते हैं और एक पेश पेशेवर टोन में लिखे जाते हैं, जबकि अनौपचारिक पत्र अधिक मैत्रीपूर्ण में व्यक्तिगत होता है। ओके, तो आप लोगों ने समझ गया औपचारिक पत्र किसे कहते हैं और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक जो ऑफिस के लिए हो वो औपचारिक पत्र हो गया, और अनौपचारिक जो ऑफिशियल ना हो, जैसे कि हम लोग माता पिता के पास लिखते हैं या फिर किसी और रिलेटिव या फिर कहीं और लिखते हैं, उसको अनौपचारिक, मतलब जो ऑफिशियल उसके नहीं होता है, वो अनौपचारिक। और औपचारिक पत्र उसे हम लोग बोल सकते हैं जो ऑफिस के लिए, जैसे कि हम लोग अपने स्कूल में या फिर कॉलेज में या फिर अपने किसी का इकलाना स्कॉलरशिप में पैसा नहीं आने के कारण, कुछ प्रॉब्लम के कारण उनको एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, तो वो सब जो एप्लीकेशन होते हैं वो औपचारिक में आते हैं। समझ रहे हो ना? वो औपचारिक पत्र हो गया। और अनौपचारिक जो ऑफिस का यूज़ से नहीं हो बल्कि किसी और काम के लिए हो, वो अनौपचारिक, यानी ऑफिशियल यूज़ जो होता है ना, वो औपचारिक पत्र हो गया। और नॉन ऑफिशियल, यानी जो नॉन ऑफिशियल हो गया, वो अनौपचारिक पत्र। समझ रहे हो ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? संक्षेपण। संक्षेपण क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं। संक्षेपण क्या है, इसके प्रमुख विशेषताएं के बारे में हम लोग देखते हैं। तो क्या बोला गया? संक्षेपण क्या है, इसके प्रमुख विशेषताएं। संक्षेपण यानी समरी। इंग्लिश में क्वेश्चन भी आ जाता है समरी, समरी के बारे में लिखना। तो हिंदी में आप लोग समझ लो, इस अगला साल आप लोग का हिंदी सेक्स जो होगा, एसी सब्जेक्ट, वो इंग्लिश होगा, इसीलिए समरी मतलब संक्षेपण होता है। ये आप लोग ध्यान से समझते जाओ। ठीक है। संक्षेपण का अर्थ है किसी लेखन, कहानी या जानकारी को उसके मूल रूप से संक्षिप्त करके प्रस्तुत करना। संक्षेपण में मूल पाठ में मुख्य बिंदुओं को कम शब्दों में व्यक्त किया जाता है। संक्षेपण मतलब क्या हो गया? जैसे किसी कहानी है, कोई लेख है या कोई जानकारी है, उसका जो है क्या संक्षेपण, जो मूल पाठ के मुख्य बिंदु होते हैं उसको कम करके लिखना है। मतलब कुछ इसको घटा के अपने शब्दों में कम से कम में लिखना है। समझ रहे हो ना? ताकि पाठ को मूल विषय या सार समझ में आ जाए। मतलब ऐसा लिखना है कि जो मूल सार, आने का आप क्या बोल रहे हो वो समझ में आना चाहिए। संक्षेपण की प्रमुख विशेषताएं, इसकी विशेषताएं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्योंकि 15 नंबर का होता है तो 1 बाय 1 पॉइंट लिखना बहुत ही जरूरी होता है। संक्षिप्त। संक्षेपण में मूल पाठ की तुलना ना कम शब्दों में शब्दों का उपयोग किया जाता है। यह मूल पाठ का लगभग 1/3 होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? जो संक्षेपण हम लोग बोलते हैं, मूल पाठ की तुलना में कम शब्दों में होना चाहिए। वही बोले ना कि अगर 10 लाइन में अगर लिखा हुआ है तो उसको हम लोग 8 से 5 लाइन में ही लिख देना, लेकिन जो आप लिख रहे हो वो क्या होना चाहिए? कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम लोग मतलब जो लिख रहे हो, मतलब समझ रहे हो ना, वो कम तो होगा, बट जो शब्द लिखना है, जैसे कि हमको लिखना है, मान लो किसी के पास पत्र, ठीक है, तो उसमें पत्र में ऐसा नहीं है कि पत्र मैंने लिख दिया लेकिन उसमें जो कारण था वो मैंने लिखा ही नहीं, तो वो वैसा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना? इसीलिए हम लोग बोलते हैं संक्षेपण में कि उसको कम करके लिखना है। जैसे 3 शब्द का है, इसको 2 शब्द में या 1 शब्द में ही बता दो, बट जो हो वो सारांश उसका निकलना चाहिए कि ये चीज़ बंदा बता रहा है। ओके,
चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसकी पॉइंट जो है नेक्स्ट क्या बोला गया है। संक्षेपण स्पष्ट में समझ में आसान होना चाहिए। मैंने बोला ना वही समझ में आना चाहिए। मूल पाठ के मुख्य विचारों को बिना किसी अस्पष्टता के व्यक्त किया जाना चाहिए। पूर्णता पूर्णता में हम लोग पढ़ेंगे, देख लेते हैं। संक्षेपण में मूल पाठ के मुख्य विचारों और भावों को शामिल किया जाना चाहिए। देखो आप लोग को मैं समझा रहा हूँ और समझ में जब आ जाता है ना, एक स्टूडेंट को अगर समझ में आ जाता है तो वो अपने से कितना भी लंबा लिख सकता है, समझ रहे हो। एग्जाम में जो है सटीक लिखने का कोई जरूरी नहीं, लेकिन पॉइंट वाइज पॉइंट होना चाहिए जिससे कि आपको 15 में से कम 12 नंबर मिल जाए, ठीक है। चलिए संक्षेप में मूल पाठ के मुख्य विचारों और भावों को शामिल किया जाना चाहिए, यानी कि जो हम लोग भाव उसमें बोल रहे हैं, मुख्य विचार जो है, भाव जो है, वो होना जरूरी होता है। इसे पढ़ने के बाद पाठक को मूल पाठ को पढ़ने की आवश्यकता महसूस नहीं होनी चाहिए। मतलब इसे पढ़ने के बाद जो जो इससे पहले का था उसको पढ़ने की जरूरी ना होना चाहिए। संक्षेपण में दी गई जानकारी सही तथा तथ्य होनी चाहिए, यानी जो जानकारी दिया जा रहा है वो सही होना चाहिए, ठीक है, और सटीक होना चाहिए। इनमें किसी भी प्रकार की गलत या भ्रमक जानकारी नहीं होना चाहिए, यानी कि इसमें क्या किसी भी चीज़ का गलती नहीं होना चाहिए और ना ही क्या होना चाहिए, भ्रमण नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या बोला गया, एक एक तमकता। संक्षेपण में विचारों का एक कर्म होनी चाहिए और वे एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। भाषा, अगर हम लोग भाषा में हम लोग बोलेंगे, एक बार भाषा में देख लेते हैं। संक्षेपण की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें कठिन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। कठिन शब्द या वाक्यांशों का उपयोग नहीं करना चाहिए। वाक्यांश आप अगर नहीं भी लिखते हो, शब्द भी लिख देते हो, अगर आप ये चाहो तो लिख भी सकते हो और नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, तो ठीक है। वाक्यों भी लिख लोगे तो और भी नंबर मिलेगा। संक्षेप में भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। इनमें कठिन शब्दों में वाक्यांशों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। कठिन शब्द इसमें उपयोग नहीं होना चाहिए संक्षेपण में, समझ रहे हो। अब लोग देखते हैं मूल भाव का संरक्षण। मूल भाव जो है उसका संरक्षण हम लोग करेंगे। एक मूल भाव में क्या है, तो संक्षेपण में मूल पाठ के मुख्य भावों और विचारों को संरक्षित किया जाना चाहिए। जो मूल भाव हैं उसको क्या करना, सुधार के लिखना चाहिए, यानी कि उसको भूलना नहीं है कि उसको नहीं लिखते हैं। अब लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्याकरण शुद्धि, यानी व्याकरण के बारे में देखते हैं। व्याकरणी जो है, व्याकरणी शुद्धता हम लोग देख लेंगे। संक्षेपण में व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। व्याकरण में काफ़ी लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, तो व्याकरण को कभी भी गलती नहीं करना चाहिए। और विराम चिन्ह के बारे में हम लोग देख लेते हैं। विराम चिन्ह भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी शब्द को। हिंदी में जो है विराम चिन्ह जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इंग्लिश में फुल स्टॉप, ओके। संक्षेपण में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। संक्षेपण में क्या विराम चिन्ह का प्रयोग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उचित विराम चिन्ह, यानी कि जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, कॉमा हो गया, ठीक है, कई सारे होते हैं, तो चिन्ह का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्लावन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। प्लावन किसे कहते हैं, उदाहरण थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया तो आप लोग समझ लेना। तो प्लावन का अर्थ, पहले हम लोग प्लावन का अर्थ समझ लेते हैं। अपनी भाषा में अगर समझ लेंगे तो आंसर बहुत अच्छे से लिख सकते हो। किसी सूत्र, उतित या वाक्य को उदाहरण तक आदि से स्पष्ट करते हुए विस्तार से समझना, इसे भाव विस्तार या भाव प्लावन भी कहा जाता है। देखो प्लावन किसे कहते हैं, हम लोग एक पढ़े होंगे प्लावन, ठीक है, वो प्लावन दूसरा है, ये प्लावन दूसरा है, ठीक है। मतलब ये प्लावन क्या होता है, प्लावन का अर्थ होता है किसी सूत्र या उचित या वाक्य को उदाहरण तक आदि से स्पष्ट करना, यानी कि किसी भी शब्द को अगर हम लिख रहे हैं ना तो उसको स्पष्ट लिखना, उदाहरण के साथ समझाना, उसी को हम लोग बोलेंगे प्लावन, ठीक है। प्लावन में मूल भाव को बनाए रखते हुए उसे विभिन्न कारकों से समझाया जाता है, यानी कि जो है भाव जो बोला जाता है, भाव को बनाए रखना, साथ ही साथ क्या करना, कारण जो कारण होते हैं उसको भी एग्जाम्पल बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग बोलेंगे तो एग्जाम्पल के साथ भी क्या करना चाहिए, तर्क देना चाहिए, ताकि
ताकि उसका अर्थ अधिक स्पष्ट हो जाए, यानी कि इसमें क्या बोला गया है, ताकि जो अर्थ हो अधिक स्पष्ट हो जाता है। प्लावन के उदाहरण हम लोग देखेंगे। प्लावन के क्या देखेंगे, उदाहरण देख लेते हैं। मूल वाक्य, पहला हम लोग पॉइंट में देखेंगे मूल वाक्य। मूल वाक्य में क्या बोला गया, अतिथि देवो भव। क्या बोला गया, अतिथि अतिथि देवो भव। अगर हम लोग बोला जाएगा अतिथि देवो भव, इसके बारे में लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कभी कभी कई बार में, तो इसको आप लोग देख लेना अतिथि देवो भव का, ठीक है। ये कौन सा शब्द है, संस्कृत शब्द है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके बारे में, अतिथि देवो भव के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। या व्यक्ति भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता के समान मानने की परंपरा को दर्शित करता है, यानी अतिथि देवो भव मतलब क्या बोला गया, इस व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है वो भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव का अर्थ क्या बोल रहा है, अतिथि को देवता के समान माना जाता है। अतिथि किसे बोलते हैं, मेहमान। जो हम लोग के यहाँ मेहमान आते हैं ना, तो मेहमान को क्या बोलते हैं हम लोग, देवता के समान मानते हैं। हमारे परंपरा से चला आ रहा है कि अतिथि को क्या करते हैं हम लोग, देवता के समान मानते हैं। अतिथि को घर में आने पर देवता के समान समान और आदर किया जाता है, जैसे मैंने बताया। ये प्राचीन काल से ही भारत में जो है क्या हो रहा है, भारत में अतिथि सत्कार की महान परंपरा रही है, यानी कि कोई भी अतिथि आता है, यानी कि मेहमान आते हैं, तो उसको सम्मान करना हमारा जो है भारत के लोगों का क्या है, परंपरा चला आ रहा है, कई पीढ़ियों बाई पीढ़ियों से चली आ रही है, ठीक है। अतिथि को भोजन, वस्त्र और आश्रय दिया जाता है और उसके हर स्वभाव सहायता की जाती है। हर संभव, स्वभाव नहीं संभव, यहाँ पे संभव है, थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गया। तो हर संभव सहायता की जाती है, यानी जो आप लोग से हो सके या फिर हम लोग से जो हो सके, वो अतिथि को क्या करते हैं, अतिथि को क्या करते हैं, संभव सहायता करते हैं, यानी जो हमारे पास हो सके वो सहायता करते हैं। यह उचित हमें सिखाती है कि हमें अपने अतिथियों के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करनी चाहिए। एग्जाम में आप लोग को हो सकता है दे दे अतिथि देवो भव का अर्थ लिखना है, आप प्लावन लिखना है, तो आप लोग क्या लिख लोगे, समझ गए ना। देखो देखो हम अपने भाषा में बताते हैं एक बार, ठीक है। अतिथि देवो भव का अर्थ अगर आप अच्छे से सुन लोगे तो एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हो। अतिथि जो होते हैं हमारे देवता के समान माने जाते हैं। हमारे भारत के परंपरा से यह चलता आ रहा है कि अतिथि को क्या हम लोग देवता के समान मानते हैं, और जितना हो सके उनको हम अति संभव जितना प्रयास हो सके उतना उनकी मदद कर सके, और उनका जो भी हो प्रेम पूर्वक जो है उनका आदर सत्कार किया जाता है। यही होता है अतिथि देवो भव का मूल वाक्य यानी प्लावन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अब हम लोग प्लावन की विशेषताएं पढ़ेंगे एक बार। प्लावन की विशेषताएं, स्पष्टता। प्लावन में मूल भाव को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाना चाहिए। सरलता, सरलता आप देख लेते हैं। भाषा सरल और सहज होनी चाहिए ताकि पाठक आसानी से समझ सके, यानी सरल में हम लोग लिखेंगे, जो सरल भाषा से हम लोग जो भी पाठक मतलब विद्यार्थी या स्टूडेंट या फिर जो पढ़ने वाला है वो हो गया पाठक, ठीक है। अब मौलिकता को हम लोग देख लेते हैं। मौलिकता में क्या बोला गया है, प्लावन में अपनी मौलिकता बनाए रखनी चाहिए और किसी और की बातों को दोहराने से बचना चाहिए। प्लावन में हम लोग क्या करते हैं, एक ही चीज़ को कई बार लिख देते हैं, तो प्लावन में इसको आप लोग को इससे बचना है कि एक ही चीज़ एक ही पॉइंट को हम लोग दो बार ना लिखें, ठीक है, इससे बचना है। बाकी कभी कल क्या होता है एग्जाम में, जब हम लोग को 15 नंबर का अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग एक ही पॉइंट को बार बार 2-3 बार लिख देते हैं कि टीचर नहीं जान पाए, तो ऐसा प्लावन में नहीं करना है, ठीक है। प्लावन में संक्षेपण का पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। संक्षेपण में क्या बोला गया, प्लावन में मूल भाव को संक्षेप में व्यक्त करना चाहिए और अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। जो विचार जो है इसमें नहीं बताना चाहिए, मतलब जैसे कि कुछ ऐसे विस्तार जो हो अच्छी ना हो उनको क्या करना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तार्किका क्रम, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, प्लावन में विचारों को तार्किका क्रम में प्रस्तुत करना चाहिए, यानी कि लाइन बाइज लाइन में लिखना चाहिए। उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। प्लावन में विचारों को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण का उपयोग करना चाहिए।
प्लावन और व्याख्या में अंतर। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं। हम लोग देखो एक साथ यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, आप लोग देख लेना, ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन हो गया। आप लोग को पूछ देगा प्लावन और व्याख्या में अंतर बताएं, तो आप लोग लिख लोगे ना। तो क्या बोला गया है, प्लावन और व्याख्या दोनों ही किसी भाव या विचार को विस्तार से समझाने की प्रक्रिया है। प्रयास नहीं, हम अपने अनुसार से बता देते ज़्यादातर, तो प्रक्रिया है। क्या बोला गया है, प्लावन और व्याख्या दोनों किसी भाव या विचार को प्रस्तुत करता है, ठीक है, समझाने का प्रयास करता है, लेकिन दोनों में लेकिन कुछ अंतर है। व्याख्या में मूल्य भाव के साथ साथ उसकी आलोचना और टिप्पणी भी की जाती है। यानी कि जो है व्याख्या है, व्याख्या में क्या किया जाता है, मूल भाव के साथ साथ उनकी आलोचना और टिप्पणी भी किया जाता है, ठीक है। जबकि प्लावन में मूल भाव को ही विस्तार से समझाया जाता है। प्लावन में क्या होता है, मूल रूप से ही विस्तार भाव को समझाया जाता है और उसमें आलोचना या टिप्पणी नहीं की जाती। प्लावन में क्या नहीं किया जाता है, आलोचना और टिप्पणी नहीं की जाती है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। ये जो आपका तीसरा क्वेश्चन मैंने बताया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। एक बार और वीडियो को अगर बैक करके आप देखना चाहो तो देख लो। ज्ञापन, नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला गया, ज्ञापन से आप क्या समझते हैं। उत्तर हम लोग देख लेते हैं। ज्ञापन, जिसे अंग्रेजी में मेमोरंडम या मेमो भी कहा जाता है, या औपचारिक दस्तावेज है जिसका उपयोग किसी संगठन के भीतर कर्मचारियों या विभागों के बीच जानकारी, निर्देश या नीति को संक्षेपित करने के लिए किया जाता है। यानी कि ज्ञापन किसे हम लोग बोल सकते हैं, ज्ञापन एक अंग्रेजी भाषा में हम लोग अगर बोलना चाहें तो मेमो और मैड्रम भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, औपचारिक दस्तावेज, जैसे हम लोग अभी ऊपर में हम लोग पढ़े औपचारिक पत्र, औपचारिक और नॉन औपचारिक, उसके बारे में, ठीक है। तो ये औपचारिक यानी कि जो ऑफिशियल यूज है उसमें किया जाता है, ठीक है। या एक संक्षिप्त और स्पष्ट संचार है जो किसी विशेष विषय पर जानकारी प्रदान करता है। या क्या है, औपचारिक जो है दस्तावेज में जो है वो संक्षिप्त यानी स्पष्ट रूप से संचार का काम करता है। संचार किसे बोलते हैं, किसी चीज़ को, जैसे पत्र हो गया वो संचार के अंदर आता है, ठीक है, वो काम करता है। या किसी कार्यवाही के लिए अनुरोध करता है, यानी जैसे कि कुछ काम आपको करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए आप अनुरोध करवा सकते हैं, समझे, अनुरोध भी करवाता है। ज्ञापन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, आपको उसी से लेके है। ज्ञापन से आप क्या समझते हैं, ज्ञापन अगर क्वेश्चन पूछ दे ज्ञापन से आप क्या समझते हैं, तो ज्ञापन एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जो किसी संगठन के भीतर आंतरिक संचार के लिए उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी विशेष विषय पर जानकारी, निर्देश या नीतियों का कर्मचारियों या विभागों तक पहुंचाना है। ज्ञापन एक संक्षिप्त, स्पष्ट और आधारिकता दस्तावेज होता है जो किसी भी औपचारिक या अनौपचारिक संवाद का हिस्सा हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, ज्ञापन के मुख्य उद्देश्य। ज्ञापन के मुख्य उद्देश्य, जानकारी की संरचना, पॉइंट वाइज पॉइंट लिखोगे तो आप लोगों को नंबर फुल मिलेगा, ठीक है। ज्ञापन का उद्देश्य किसी भी प्रकार की जानकारी, जैसे कि नीति बदलाव, प्रक्रियात्मक परिवर्तन या किसी घटना के बारे में जानकारी को संशोधित करने के लिए किया जाता है। निर्देश देना, यानी निर्देश, किसी से कुछ बोलना, ठीक है, निर्देश करना यानी आज्ञा करना। अज्ञापन ज्ञापन का उपयोग कर्मचारियों को विशिष्ट कार्य या जिम्मेदारियों के बारे में निर्देश देने के लिए किया जा सकता है। प्रतिक्रिया अनुरोध हम लोग पढ़ लेते हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट दिया गया है। ज्ञापन का उपयोग किसी विशेष विषय पर प्रतिक्रिया देने या किसी कार्यवाही के लिए अनुरोध करने के लिए किया जाता है। अनुसामक, ज्ञापन का उपयोग किसी महत्वपूर्ण तिथि या घटना की याद दिलाने के लिए भी किया जाता है। ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं, संक्षिप्त बताया गया है। संक्षिप्त में ज्ञापन संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए ताकि
प्राप्तिकर्ता आसानी से समझ सके कि जानकारी क्या है। यानी जैसे आप हमें कुछ लिख के दियो, ठीक है, जानकारी कुछ लिख के दियो, तो ऐसा नहीं है कि उसमें आप क्या लिखे हो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, तो इसीलिए क्या बोला गया, स्पष्ट होना चाहिए, आसान होना चाहिए, जिससे कि जो पढ़े, जो जो पढ़ रहे हो या फिर जो जिसको आप दे रहे हो वो समझ सके। ठीक है, स्पष्टता अब हम लोग देखते हैं, स्पष्टता में क्या बोलते हैं। ज्ञापन में दी गई जानकारी स्पष्ट और सटीक होनी चाहिए ताकि कोई भ्रमण ना हो। ठीक है, कोई सटीक और सही होना चाहिए ताकि कोई भ्रमित ना हो। औपचारिक औपचारिक हम लोग पढ़ लेते हैं। ज्ञापन एक औपचारिक दस्तावेज है, इसलिए इसे औपचारिक भाषा में लिखा जाता है। जैसे औपचारिक में किसी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसमें ज्ञापन एक औपचारिक दस्तावेज है, इसलिए इसे हम औपचारिक भाषा में लिखा जाना चाहिए। लक्षित ज्ञापन को हमेशा एक विशेष दर्शकों के लिए लिखा जाना चाहिए, जैसे कि किसी विशेष विभाग या टीम के लिए। यानी लक्षित यानी लक्ष्य, ये किस चीज़ में ज़्यादा उपयोग होता है, जैसे कि कोई टीम है आपका या फिर कोई दस्तावेज है या फिर किसी को आप बता रहे हो, उसमें ज़्यादातर लक्षित प्रयोग होता है। ठीक है, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड बारे में हम लोग देख लेते हैं। रिकॉर्ड यानी जैसे हम लोग कुछ रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है, उसके बारे में। ज्ञापन एक रिकॉर्ड के रूप में कार्य करता है, इसके लिए इसे हमेशा सहज और संग्रहित किया जाता है। यानी सहज मतलब संभाल के रखा जाता है। या ठीक है, उदाहरण के लिए यदि किसी कंपनी में कोई नई नीति लागू की जाती है तो उसे नीति के बारे में जानकारी कर्मचारियों को एक ज्ञापन के माध्यम से संक्षिप्त की जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, लेखन। लेखन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर सेमेस्टर थर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 15 नंबर के आते हैं, इसमें से कई सारे आप आ सकते हैं या फिर यहाँ पे 3-4 दिए रहते हैं, आपको एक लिखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ निबंध, इसके बारे में लिखना है। नारी शिक्षा का महत्व है, कंप्यूटर का महत्व है, विज्ञान के चमत्कार है, बेरोजगारी की समस्या है। तो आप लोग इसमें से कोई भी आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, कोई भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, कर्ता चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कर्ता चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कर्ता क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। कर्ता कारक जिसे करने वाला या एजेंट भी कहा जाता है। कर्ता कारक जो करता है, जो करने वाला होता है, या एजेंट, ठीक है, उसे हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, यानी कर्ता चिन्ह कहते हैं। हिंदी व्याकरण में तथा कारक है जो क्रिया कार्य करने वाले संज्ञा या सर्वनाम को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में यह वह शब्द है जो वाक्य में क्रिया को करता है, यानी कि जो कार्य करता है उसके लिए। उदाहरण के लिए राम ने राम ने पत्र लिखा। क्या बोला गया है, राम ने पत्र लिखा। वाक्य में राम कर्ता कारक है क्योंकि वह लिखने का कार्य कर रहा है। इसमें बोला गया कर्ता क्या है, तो कर्ता क्या है, राम है। करने वाला यानी कर्ता हम लोग सीधा सीधी बोल सकते हैं, स्पष्ट रूप में हम आप लोग को बता देते हैं। जो करने वाला होता है, जो करने वाला होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। जो करता है, इसमें स्पष्ट बोल रहा है कर्ता यानी करने वाला, कर्ता करने वाला। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट जब आप बोलोगे तो समझ में आ जाएगा, कर्ता यानी करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, राम ने पत्र लिखा, तो किसने लिखा, राम ने लिखा। तो स्पष्ट हो रहा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, कर्ता ढूंढे, कौन है कर्ता, इसमें से छांटना है कि कर्ता। आपको क्वेश्चन पूछ देगा, राम ने पत्र लिखा, तो आप कर्ता किसको ढूंढोगे, लिखोगे राम। 1 नंबर में पूछ देगा कभी एग्जाम में। और ये ज़्यादातर एग्जाम में किस एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंपटीशन के लेवल में। ठीक है, आप लोग को मैं यहाँ पे 1 बाय 1 क्वेश्चन बता रहा हूँ, शायद ही कोई यूट्यूब पे आप लोग को इतना अच्छे से डिफाइन करके बताता हूँ। राम करता है क्योंकि वह लिखने का कार्य कर रहा है, मैंने समझा दिया। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं चिन्ह इसका। क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा गया था, कर्ता चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। कारण कारक चिन्ह जिन्हें प्रासर्ग भी कहा जाता है का प्रयोग वाक्यों में संज्ञा सर्वनाम का क्रिया में संज्ञा शब्द बताने के लिए किया जाता है। सॉरी, क्या मैंने बोल दिया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। कारण चिन्ह जिन्हें प्रासपर्ग भी कहा जाता है का प्रयोग वाक्य में, यहाँ से शायद मेरे को लग रहा है कुछ छूट रहा है पॉइंट, आप लोग एक बार थोड़ा सा देख लेना। संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने के लिए किया जाता है। ये चिन्ह
बताते हैं कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से क्या संबंध है। ठीक है, हिंदी व्याकरण में 8 कारक होते हैं। हिंदी व्याकरण में कितने कारक होते हैं? 8 कारक होते हैं। आप लोगों ने 6, 7, 8 में तीनों में पढ़ा होगा। हम लोगों के टाइम में सुरेश सर थे, अभी शायद नहीं है हम लोगों के बीच। वो जो थे हमारे टीचर, बहुत ही अच्छे टीचर थे हिंदी के लिए। हम लोग को जब हम लोग स्कूल जाते थे तो उस समय काफ़ी अच्छे से हम लोग को समझाते थे। वो अभी हमारे बीच में नहीं है। ये पता है, कर्ता कारक जो हैं, कारक जो हैं 8 हैं। ये कर्ता कारक पहला हुआ है। तो ये कारक को हम लोग को आद कराने पे ना कई बार हम लोग ने इस सर से पिटाई भी खाया है। और आज जब हम आप लोग को पढ़ा रहे तो काफ़ी अच्छे से मेरे को जानकारी इसके बारे में। तो पहला हम लोग देख लेते हैं कर्ता कारक। क्या देख लेते हैं? कर्ता कारक। कर्ता कारक, कर्ता कारक में क्या बोला गया? वाह वाक्य में क्रिया करने वाले को दर्शाता है। इसका चिन्ह ने है, लेकिन कभी कभी यह लुप्त भी रहता है। इसका चिन्ह जो है ने है। इसका चिन्ह क्या है? ने। कर्ता ने कर्म को करण से, ये पढ़े हो आप लोग? जितने लोग पढ़े होंगे वो पता होगा उनको। ठीक है, तो कर्ता के लिए क्या प्रयोग होता है? ने का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी लुप्त भी हो जाता है, छिप भी जाता है। उदाहरण, उदाहरण हम लोग देखते हैं। राम ने फल खाया, यहाँ पे कर्ता क्या है? ने। राम ने क्या? राम ने फल खाया। कौन सा ये कारक हो गया? कर्ता। आप लोग को पूछा जाएगा राम ने फल खाया, कौन सा कारक में है? तो यहाँ पे ने आ रहा है, यानी कि कर्ता। क्या बोला जाएगा? कर्ता। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कर्म। कर्म के लिए क्या प्रयोग होता है? कर्म के। कर्ता ने कर्म को, सॉरी कर्म को, यानी को का प्रयोग किया जाता है। यह वाक्य में उस संज्ञा या सर्वनाम को दर्शाता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। इसका चिन्ह को है। मैंने बोला ना, कर्ता को कर्म से, करण के, सब हम लोग को आते 1 बाई 1। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, मोहन ने पुस्तक को पढ़ा। तो यहाँ पे किसका है? को का। को यहाँ क्या है? कर्म है। कर्म कारक का चिन्ह। यह वाक्य में उस संज्ञा या सर्वनाम को दर्शाता है जिसमें क्रिया का प्रभाव पड़ता है, यानी पढ़ रहा है। किस पे पढ़ रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है। ठीक है, तो को। ठीक है, कारण कारक यह दर्शाता है कि क्रिया किस साधन या माध्यम से क्या की जा रही है, सॉरी की जा रही है, जिस इसके चिन्ह से और के द्वारा, यानी से भी होता है और के द्वारा। मैं सिर्फ के बोला था। ठीक है, तो यहाँ से भी होता है, भूल गया थोड़ा। तो से और के द्वारा इसका प्रयोग होता है। उदाहरण, या कलम से लिखता है, या किस चीज़ से लिखता है? या कलम से लिखता है, या वह कलम से लिखता है। यहाँ पे वह लिखा था, मैंने यह बोल दिया, सॉरी। वह कलम से लिखता है। अपने दिमाग से, मैं ज़्यादातर आधा मैं अपने दिमाग से बोल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अच्छा से देखता नहीं हूँ और अपने दिमाग से ही ज़्यादातर बता देता हूँ। ठीक है, तो वह लिखता है, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है? वह लिख रहा है। तो वह किससे लिखता है? वह कलम से लिखता है, से। तो यहाँ पे क्या चीज आ गया? से। तो अगर पूछा जाएगा या कलम से लिखता है, कौन सा कारक है? तो करण। ठीक है, और संपदा, संपदा के लिए, देखो यहाँ पे के लिए है ना। यह दर्शाता है कि क्रिया किसके लिए किया जा रही है या किसको कुछ दिया जा रहा है। इसके चिन्ह को और के लिए है। उदाहरण, वह बच्चों के लिए, वह बच्चों के लिए खिलौना लाया। किसके लिए? बच्चों के लिए। वह बच्चों के लिए खिलौना लाया। यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ ने लिया संपादन कारक को चिन्ह है, संपादन कारक का चिन्ह है। आपदन कारक, आपादन होता है, आपदन कारक। ठीक है, थोड़ा सा हिचकिचाहट हो जाती है हमारे बोलने में, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। ठीक है, या अलगाव या दूसरी का भाव दर्शाता है। अलग, अलगाव यहाँ लिख दिया गया, अलग। वाह, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, अलग सिर्फ होता है। अलग या दूसरी का भाव दर्शाता है। इसका चिन्ह से, इसका चिन्ह क्या है? से है, से। यहाँ पे चिन्ह आप लोगों को 1 बाई 1 लिखा जा रहा है। ठीक है, लेकिन यह कारक करण के से अलग है। उदाहरण, पेड़ से पत्ता गिरता है। कहाँ से गिरता है? पेड़ से पत्ता गिरता है, से। ठीक है, यहाँ पे पूछ देगा पेड़ से पत्ता गिरता है, कौन सा कारक है? तो आपदान, आपादन, आपदन। ठीक है,
थोड़ा-सा बोलने में, इसका पढ़ने में थोड़ा-सा हिचकिचाहट हो, मतलब जो यहाँ गले से निकलता है वो नहीं निकल पाती है, ठीक है? आप लोग एडजस्ट कर लेना, क्योंकि आप लोग बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो। नेक्स्ट, संबंध कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आ जाएगा। संबंध कारक, यह दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच का संबंध को दर्शाता है। बीच के क्या करता है? संबंध को दर्शाता है। इसके चिन्ह का, के और की है। इसका चिन्ह जो है का, के, की है, ठीक है। उदाहरण, यह राम की पुस्तक है, यह राम का मोबाइल है, सोहन, या सोहन की किताब है, ठीक है। तो क्या बोला गया यहाँ पे? यहाँ की संबंध कारक का चिन्ह है, की, देखो यहाँ की लिखा गया, की। अब सातवां, सेकेंड लास्ट, ठीक है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, यहाँ क्रिया का स्थान या समय को दर्शाता है। इसके चिन्ह में और पर है। उदाहरण, वह घर में रहता है। क्या बोलता गया? वह कहाँ रहता है? घर में रहता है। तो यहाँ में चिन्ह हो गया, ठीक है। यहाँ में अधिकरण कारक का चिन्ह है। लास्ट जो कारक है वो क्या है देख लेते हैं। संबोधन, यानी कि संबोध, यानी किसी को रिक्वेस्ट करना, संबोधना, ठीक है, संबोधना करना। या किसी को पुकारने या संबोधित करने के लिए प्रयोग होता है। या किस चीज़ के लिए प्रयोग होता है? संबोध करने के लिए, या फिर किसी को बुलाने के लिए, पुकारने के लिए, आवाज़ देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। इसके चिन्ह हे और ओ, ये हैं, आदि और कई सारे भी हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देख लेते हैं, हे राम, या क्या हो गया? हे राम, ये क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हे या हे संबोधन कारक का चिन्ह है। संक्षेपण में कारक चिन्ह वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं और वाक्य को समझाने में मदद करते हैं। कब नहीं होता, कब नहीं होता ये हम लोग देख लेते हैं, पॉइंट है, ठीक है। वर्तमान और भविष्य काल की क्रियाओं में ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि कहाँ पे नहीं होता? छुप जाता, मैंने पहले बोला ना, कहाँ पे नहीं होता है उसका। जैसे देखो, वर्तमान और भविष्य काल में क्रिया में ने का प्रयोग नहीं होता है, वो छुप जाता है। अकर्मक क्रियाओं के साथ ने का प्रयोग नहीं होता, अकर्मक क्रिया के साथ भी ने का प्रयोग नहीं होता है। और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, और अभी कुछ पॉइंट हम आप लोग के लिए लेकर आए हूँ। कुछ विशेष सकर्मक क्रियाओं के साथ भी ने का प्रयोग नहीं होता। ये मैं जो पॉइंट लाया ना, सब जो है आप लोग को, अगर आप लोग जो अच्छे स्टूडेंट होंगे, जो एग्जाम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनका जो है व्याकरण में काफ़ी मदद होगा, ठीक है। लगना, लग जाना, सकना, चुकना, ये सब जो है प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। उदाहरण, राम जाता है, ये कौन सा काल है? राम जाता है। ता तेती, आप लोग संज्ञा में पढ़े हो ना, टेंस में, टेंस पढ़े हो। जो स्टूडेंट टेंस पढ़े होंगे उनको अच्छे से पता होगा। मैं भी बहुत अच्छे से टेंस पढ़ा हूँ। हमारे जो अंकल थे, चाचा थे, रोहित सर के नाम से जाने जाते हैं हमारे क्षेत्र में, ठीक है। वो हम जो हमारे अपने चाचा हैं रोहित सर, ठीक है, अभी टीचर हैं। तो हम लोगों को जितने भी स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ते थे उनके ट्यूशन पे, वो सभी लोगों टेंस इतना अच्छे से समझा दिया ना कि वो स्टूडेंट आज कहीं भी है, उसको टेंस भूलने का या फिर रटने का दिक्कत नहीं पड़ता, एक बार में वो आ जाता है उसको। तो राम जाता है, वर्तमान काल, राम जाता है, ये कौन सा काल हो गया? वर्तमान काल। ता ते ती जहाँ रहेगा वो वर्तमान काल होगा, ठीक है। सीता खाना खाएगी, गागेगी रहेगा, वो भविष्य काल में हो जाएगा। वह हंसा, हंसा, ये अकर्मक क्रिया हो गया। वह खा चुका, चुका चुकी हो, वो कौन सा टेंस में आएगा? आप लोग कमेंट में बताना है। सकर्मक क्रिया, लेकिन चुनना सहायक क्रिया के साथ, ठीक है। चलिए, अब आप लोग को मैंने जो है कितने अच्छे डिफाइन करके आप लोगों को समझाया। आज का प्रश्न कितने लोगों को समझ में आ गया? आज मैंने 6 से 7 प्रश्न बताया, ठीक है, और सभी 15 नंबर के ही क्वेश्चन थे। अगर जो स्टूडेंट मेरे वीडियो को मात्र 2 बार देख लेते हैं, वो 100% मैं बता दूंगा, उनको रटने की ज़रूरी नहीं है, वो खुद बाई खुद समझ जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी हमें बनाना है, और जो छूट रहे कुछ क्वेश्चन, उसके लिए भी मैं आप लोग के लिए मैं वीडियो बना दूंगा। तो हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप लोग को सेमेस्टर का कोई भी एग्ज़ाम छूटे ना। और आप लोग कमेंट में बताना कि नेक्स्ट आप लोग एग्ज़ाम कौन सा है और क्या किस किस डेट पे है, ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम है आपका 16 को है या फिर 17 को है, ज़रूर से बताना, ठीक है।